नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है, खासकर जब हम स्वास्थ्य और दवाओं की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नैदानिक अनुसंधान और परीक्षणों की, मतलब कि क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स की। सही। हमारे पास इससे जुड़े कुछ बुनियादी सवाल और काफी जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा खोलकर समझा जाए। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई नई दवा या कोई नया इलाज, वो सिर्फ एक आइडिया से हकीकत कैसे बनता है। हाँ, और इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारे नियम हैं, नैतिकता है, और सबसे ज़रूरी, इंसानों की सुरक्षा और उनकी भागीदारी का सवाल है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अक्सर हम ये दो शब्द सुनते हैं, रिसर्च और ट्रायल। क्या ये एक ही बात है? देखिए, नैदानिक अनुसंधान यानी क्लिनिकल रिसर्च, ये एक बहुत बड़ा दायरा है। अच्छा। इसमें इंसानी स्वास्थ्य या बीमारियों से जुड़ा कोई भी अध्ययन आ सकता है। हम्म। अब नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल, वो इसी अनुसंधान का एक खास हिस्सा है। ओके, एक हिस्सा है। हाँ, हम्म। इसमें किसी नई चीज को, जैसे मान लीजिए कोई नई दवा है या टीका है या कोई मेडिकल डिवाइस, उसको इंसानों पर आजमाया जाता है। आजमाया जाता है। हाँ, पर इसका मकसद सीधा है, ये पता लगाना कि वो चीज सुरक्षित है या नहीं, सेफ्टी। सेफ्टी। और दूसरा, क्या वो वाकई काम करती है, मतलब एफिकेसी। सेफ्टी और एफिकेसी। बिल्कुल। और बड़ा लक्ष्य तो यही है कि हम बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर और नए तरीके खोज सकें। ठीक है, तो ये आजमाना जो आपने कहा, ये होता कैसे है? मतलब क्या कोई नई दवा बनी और सीधे मरीजों को दे दी, ऐसा तो नहीं होता होगा नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसानों पर परीक्षण शुरू करने से पहले काफी शुरुआती काम होता है। अच्छा, क्या होता है उसमें? उसे कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल। हाँ, ये ज्यादातर लैब में होती हैं, जैसे सेल्स पर या फिर जानवरों पर। ओके। यहाँ वैज्ञानिक ये देखते हैं कि दवा का बेसिक सेफ्टी प्रोफाइल क्या है और शरीर में वो कैसे काम कर सकती है, इसका एक अंदाजा लगाते हैं। हम्म। अगर इन शुरुआती टेस्ट के नतीजे ठीक लगते हैं, मतलब उम्मीद जगाते हैं, तभी इंसानों पर परीक्षण की इजाजत के लिए आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, और तब शुरू होते हैं वो फेजेस जिनके बारे में हम सुनते हैं, फेज 1, 2, 3। ये क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये फेजेस आप समझिए कि एक तरह से सीढ़ियां हैं। हर कदम पर हम दवा के बारे में कुछ नया और ज्यादा सीखते हैं। ठीक है। तो शुरुआत होती है फेज 1 से। फेज 1। इसमें बहुत कम लोग होते हैं, अक्सर स्वस्थ लोग होते हैं, मतलब जिन्हें वो बीमारी नहीं है, शायद 20 से 80 के करीब। स्वस्थ लोग? अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य फोकस सेफ्टी पर होता है। ये देखना है कि कितनी डोज सुरक्षित है, शरीर दवा को कैसे बर्दाश्त कर रहा है, और क्या कोई फौरी साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। हम्म। यहीं पर वो भी देखते हैं कि दवा शरीर में कैसे जाती है, कहाँ जाती है और बाहर कैसे निकलती है, जिसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ओके, तो फेज 1 मतलब मेनली सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी और डोज रेंज। अगर फेज 1 ठीक रहता है, कोई बड़े खतरे नहीं दिखते, तो फिर आता है फेज 2। फेज 2, इसमें क्या होता है? फेज 2 में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, मान लीजिए 100 से 300, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें वो खास बीमारी है जिसके लिए दवा बन रही है। अच्छा, अब मरीज शामिल होते हैं। हाँ, यहाँ पहली बार ये देखा जाता है कि दवा कुछ असर कर भी रही है या नहीं, मतलब एफिकेसी का पहला सिग्नल। और साथ ही सेफ्टी पर तो नजर रहती ही है। सही डोज क्या होनी चाहिए, इसका भी बेहतर अंदाजा फेज 2 में लगने लगता है। ठीक है, फिर फेज 3। इसके बाद आता है सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अहम फेज, फेज 3। सबसे अहम? हाँ, क्योंकि इसने कई 100 से लेकर कई हजार मरीज शामिल हो सकते हैं। 1000? बाप रे। हाँ, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर। यहाँ मकसद होता है पक्के तौर पर साबित करना कि दवा असरदार है। अच्छा, कंफर्म करना। हाँ, और ये भी देखना कि वो मौजूदा इलाज या फिर प्लेसेबो से बेहतर है या नहीं। प्लेसेबो पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है। साइड इफेक्ट्स पर भी बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। अगर फेज 3 कामयाब होता है, सारे नतीजे पॉजिटिव आते हैं, तब दवा को बाजार में लाने की मंजूरी के लिए अप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये 3 मुख्य फेज हो गए। आपने फेज 0 और 4 का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, देखिए, फेज 0 बहुत शुरुआती होता है, फेज 1 से भी पहले। बहुत ही कम लोगों पर बहुत ही छोटी डोज दी जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि दवा शरीर में जा भी रही है या नहीं और कैसे बर्ताव कर रही है। ये हमेशा नहीं किया जाता। अच्छा। और फेज 4 होता है दवा के बाजार में आने के बाद। मार्केट में आने के बाद? हाँ, इसे पोस्ट मार्केट सर्विलेंस या फार्माकोविजिलेंस भी कहते हैं। इसमें दवा के लंबे समय के असर,
उसकी सुरक्षा और अलग-अलग तरह के लोगों में, जैसे बूढ़े लोग या दूसरी बीमारियों वाले लोग, वो कैसे काम करती है, इस पर नजर रखी जाती है। ये तो वाकई एक बहुत लंबा और डिटेल्ड प्रोसेस है। बिल्कुल। इसमें कुछ और शब्द भी मैंने सुने हैं, जैसे IND और NDA। ये क्या है? कोई परमिशन जैसी चीजें? हाँ, अब सही समझिए। ये रेगुलेटरी पड़ाव हैं, समझिए। अच्छा। जब कोई दवा कंपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज पूरी कर लेती है और इंसानों पर परीक्षण शुरू करना चाहती है, यानी फेज 1, तो उसे रेगुलेटरी एजेंसी को एक आवेदन देना होता है। रेगुलेटरी एजेंसी मतलब? जैसे अमेरिका में FDA, हाँ, जैसे अमेरिका में FDA या भारत में CDSCO। तो ये आवेदन है IND, यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। IND। इसमें शुरुआती सेफ्टी का डेटा होता है, जानवरों पर स्टडीज का नतीजा होता है और ट्रायल कैसे किया जाएगा उसका प्लान होता है। इसकी मंजूरी के बिना इंसानों पर टेस्ट शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, और NDA? और जब फेज 1, 2, 3 ये सारे परीक्षण पूरे हो जाते हैं और कंपनी को लगता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि दवा सुरक्षित भी है और असरदार भी, तब वो दवा को बाजार में बेचने की इजाजत के लिए NDA फाइल करती है, यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अच्छा। इसमें सारे क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा, प्री क्लिनिकल डेटा, दवा कैसे बनेगी, सब कुछ शामिल होता है। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है। समझ गए। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी मशीनरी, इसे चलाते कौन लोग हैं? मतलब कौन जिम्मेदार होता है इन सब के लिए? हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं। जैसे? सबसे पहले तो होता है प्रायोजक, यानी स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जो पैसा लगाता है? हाँ, ये वो कंपनी या कोई संस्था या कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो ट्रायल को शुरू करता है, उसका पैसा लगाता है और उसके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। फिर हर ट्रायल साइट पर, मतलब जिस अस्पताल या क्लिनिक में ट्रायल हो रहा है, वहाँ एक अन्वेषक होता है, इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर? हाँ, आमतौर पर ये क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। इनका काम होता है सीधे तौर पर ट्रायल को कंडक्ट करना, मरीजों की देखभाल करना और जो डेटा मिल रहा है उसे इकट्ठा करना। ओके। अब इन्वेस्टिगेटर की मदद के लिए एक पूरी टीम होती है, जिसमें एक बहुत अहम रोल होता है नैदानिक अनुसंधान समन्वयक का, यानी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या CRC। CRC? हाँ, ये रोजमर्रा के काम संभालते हैं, जैसे मरीजों से मिलना, अपॉइंटमेंट्स तय करना, सारे कागजात सही रखना, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखना। ये इन्वेस्टिगेटर के राइट हैंड की तरह होते हैं। अच्छा। और कोई? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है IRB की। IRB? हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या इसे IEC भी कहते हैं, हाँ। इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी? बिल्कुल। ये डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि आम लोगों की एक स्वतंत्र समिति होती है। हाँ। इनका काम ये देखना है कि ट्रायल नैतिक रूप से सही है या नहीं। मतलब क्या उसमें भाग लेने वालों के अधिकार सुरक्षित हैं, क्या उनकी भलाई का ध्यान रखा जा रहा है, क्या उन्हें सारे जोखिम ठीक से बताए गए हैं। कोई भी ट्रायल इनकी मंजूरी के बिना, इनकी हरी झंडी के बिना शुरू नहीं हो सकता। और ट्रायल के दौरान भी ये उस पर नजर रखते हैं। तो ये एक तरह से वॉचडॉग हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करते हैं। भारत में भी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज और एथिक्स कमिटीज हैं, जैसे ICMR के दिशा निर्देश हैं जो इन सब पर नजर रखते हैं। ठीक है। तो लोग हैं, प्रोसेस है, सेफ्टी चेक्स है, लेकिन ये कैसे पक्का करते हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं ट्रायल से वो भरोसे लायक हों? मतलब उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई जानबूझकर या अनजाने में पक्षपात ना कर दे। यहाँ एक शब्द बार बार आता है, प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझिए किसी भी ट्रायल का संविधान है या उसका ब्लूप्रिंट। संविधान? हाँ, ये एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। ट्रायल क्यों किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स, कैसे किया जाएगा, डिजाइन मेथड्स, किन मरीजों को शामिल किया जाएगा और किन्हें नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन से टेस्ट कब होंगे, डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, नतीजों का विश्लेषण कैसे होगा, सब कुछ। ओके। ट्रायल में शामिल हर व्यक्ति, डॉक्टर, CRC, स्पॉन्सर, सबको इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। और अगर इसमें कुछ बदलना हो तो? हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो उसे कहते हैं प्रोटोकॉल अमेंडमेंट, यानी प्रोटोकॉल में संशोधन। और उसके लिए भी फिर से IRB EOC की मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, और अगर कोई इसे फॉलो ना करे तो? उसे प्रोटोकॉल डेविएशन या वायलेशन कहते हैं, मतलब प्रोटोकॉल से भटकना। ये छोटी मोटी बात भी हो सकती है या गंभीर भी। अगर गंभीर वायलेशन हो तो उससे डेटा की क्वालिटी पर सवाल उठ सकता है या मरीज की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। तो प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। क्या है?
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, खासकर फेज 3 ट्रायल्स में। रैंडमाइजेशन का मतलब है, रैंडम मतलब ऐसे? हाँ, एक तरह से मतलब मरीजों को अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे एक ग्रुप जिसे नई दवा मिलेगी और दूसरा ग्रुप जिसे शायद पुरानी दवा या प्लेसिबो मिलेगा, पूरी तरह से संयोग के आधार पर बांटा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर तय करता है? हाँ, अक्सर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से होता है, ताकि डॉक्टर या मरीज की पसंद का कोई असर ना हो कि कौन किस ग्रुप में जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि दोनों ग्रुप्स शुरू में एक जैसे हों और नतीजों की तुलना सही हो सके। किसी भी तरह का छुपा हुआ पक्षपात, जिसे सिलेक्शन बायस कहते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है, ये हुआ रैंडमाइजेशन। और ब्लाइंडिंग? ब्लाइंडिंग का मतलब है पर्दा डालना, मतलब छुपाना। छुपाना? क्या छुपाना? ये छुपाना कि किस मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है, असली दवा या प्लेसिबो, अच्छा, क्यों? ताकि किसी की उम्मीदों या व्यक्तिगत विचारों का नतीजों पर असर न पड़े। मान लीजिए मरीज को पता है कि उसे नई दवा मिल रही है, तो हो सकता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से ही बेहतर महसूस करने लगे। हाँ, ऐसा तो होता है। या अगर डॉक्टरों को पता है, तो हो सकता है वो उस मरीज पर ज्यादा ध्यान दे या उसके लक्षणों को अलग तरह से देखें। इसे रोकने के लिए ब्लाइंडिंग की जाती है। तो ये ब्लाइंडिंग कितने तरह की होती है? मुख्य रूप से 3 तरह की। अगर सिर्फ मरीज को नहीं पता कि उसे क्या मिल रहा है, तो वो है सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड। अगर मरीज और डॉक्टर, रिसर्चर दोनों को ही नहीं पता, तो वो है डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड। ये सबसे अच्छा माना जाता होगा। हाँ, डबल ब्लाइंड को अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये बायस की संभावना को सबसे ज्यादा कम करता है। और तीसरा? तीसरा है ओपन लेबल। इसमें सबको पता होता है, मरीज को भी, डॉक्टर को भी, कि कौन सा इलाज मिल रहा है। ये तब किया जाता है जब ब्लाइंडिंग करना मुमकिन ना हो या जरूरी ना समझा जाए। ओपन लेबल, ठीक है। आपने प्लेसिबो का जिक्र किया था। ये क्या चीज है? अक्सर लोग मजाक में भी कहते हैं ये तो प्लेसिबो है। हाँ, प्लेसिबो असल में कोई नकली इलाज होता है। नकली? हाँ, जैसे मान लीजिए दवा की गोली है, तो प्लेसिबो वैसी ही दिखने वाली शुगर की गोली होगी, जिसका कोई औषधि असर नहीं होता। या अगर इंजेक्शन है, तो शायद नमक का पानी, सेलाइन। हाँ। अच्छा, पर ये देते क्यों हैं? इसे कंट्रोल ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम असली दवा के असर की तुलना इससे कर सकें। मतलब ये पता लगा सकें कि दवा का असर सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि मरीज को लग रहा है कि उसे इलाज मिल रहा है। वो जो प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी सिर्फ इलाज मिलने का एहसास या डॉक्टर की तसल्ली, इससे भी लोगों को थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो ये जानने के लिए कि दवा का असली असर कितना है, प्लेसिबो से तुलना करना जरूरी हो जाता है कई बार। समझ गई। अच्छा, क्वालिटी बनाए रखने के लिए आपने प्रोटोकॉल, रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग बताया। और क्या तरीके होते हैं? मैंने ऑडिट और मॉनिटरिंग भी सुना है। इनमें क्या फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनमें फर्क है। दोनों ही क्वालिटी चेक के तरीके हैं, पर अलग-अलग लेवल पर। कैसे? देखिए, मॉनिटरिंग जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार? हाँ, ट्रायल के दौरान स्पॉन्सर की तरफ से मॉनिटर, जिन्हें CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट भी कहते हैं, साइट पर आते हैं, मतलब अस्पताल या क्लिनिक में, और देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। क्या देखते हैं वो? वो देखते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, डेटा सही से रिकॉर्ड हो रहा है, मरीजों की सहमति ठीक से ली गई है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, दवा का हिसाब किताब ठीक है। मतलब वो एक तरह से साथ-साथ चलने वाला सुपरविजन करते हैं। ठीक है, ये हुई मॉनिटरिंग। और ऑडिट? ऑडिट एक ज्यादा औपचारिक और स्वतंत्र जांच है। स्वतंत्र? हाँ, ये मॉनिटरिंग टीम से अलग लोग करते हैं, या कभी-कभी बाहर की कोई एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। ऑडिट में पूरे ट्रायल की गतिविधियों और सारे दस्तावेजों का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, ज्यादा गहराई से? हाँ, ये पक्का करने के लिए कि जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो भरोसेमंद है, सारे नियम कानून और गाइडलाइंस का पालन हुआ है, और सबसे जरूरी, प्रतिभागियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। ऑडिट ट्रायल के दौरान भी हो सकता है या खत्म होने के बाद भी। ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया का इंडिपेंडेंट चेक है। ओके, तो मॉनिटरिंग लगातार चलती है और ऑडिट एक तरह की स्वतंत्र जांच है। बिल्कुल, और ये सब कुछ आधारित है GCP पर। GCP? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उत्तम नैदानिक अभ्यास। ये समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने गए नैतिक और वैज्ञानिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एक सेट है। अच्छा, ये गाइडलाइंस है? हाँ, ये गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं कि क्लिनिकल ट्रायल को कैसे डिजाइन करना चाहिए, कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि डेटा भरोसेमंद हो और मरीज सुरक्षित रहें। दुनिया भर में ज्यादातर रेगुलेटरी अथॉरिटीज चाहती हैं कि ट्रायल GCP के हिसाब से ही हों। और आपने SOPs का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मानक संचालन प्रक्रियाएं।
ये किसी भी संस्था के अपने लिखे हुए डिटेल्ड निर्देश होते हैं कि कोई खास काम कैसे किया जाना है। जैसे सूचित सहमति कैसे लेनी है उसका एसओपी होगा, एडवर्स इवेंट को कैसे रिपोर्ट करना है उसका एसओपी होगा। इससे सुनिश्चित होता है कि हर कोई एक ही काम को एक ही सही तरह से करे बार बार। इससे खामियां कम होती हैं और क्वालिटी बनी रहती है। ठीक है, प्रक्रिया, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब समझ आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है नैतिकता और सुरक्षा, है ना? बिल्कुल, सबसे जरूरी, इसी पर सब कुछ टिका है। तो इसमें एक चीज आती है सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। सूचित सहमति सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक बातचीत है। बातचीत? हाँ, जब किसी व्यक्ति को ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है तो उसे रिसर्च टीम सब कुछ समझाती है। ट्रायल का मकसद क्या है, इसमें क्या क्या करना होगा, कितना समय लगेगा, कौन से टेस्ट होंगे, क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या जोखिम या परेशानियां हो सकती हैं। ये भी बताया जाता है कि उनकी निजी जानकारी कैसे गुप्त रखी जाएगी, और सबसे जरूरी बात कि उनका भाग लेना पूरी तरह से उनकी मर्जी पर है। वो कभी भी बिना कोई कारण बताए ट्रायल से हट सकते हैं और इसका उनके सामान्य इलाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके। जब व्यक्ति को ये सारी जानकारी मिल जाती है, वो अपने सवाल पूछ लेता है और सब कुछ समझने के बाद बिना किसी दबाव के भाग लेने के लिए राजी होता है, तब वो सहमति देता है। इसे कहते हैं सूचित सहमति। और हाँ, इसका एक लिखित दस्तावेज भी होता है जिस पर साइन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद। ये रिसर्च एथिक्स का आधार है। और ट्रायल के दौरान लोगों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं? आपने एडवर्स इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR का जिक्र किया था, ये क्या है? हाँ, सेफ्टी सर्वोपरि है। इसके लिए लगातार सुरक्षा निगरानी होती है। कैसे? ट्रायल के दौरान अगर किसी प्रतिभागी के साथ कुछ भी अनचाहा या बुरा होता है, चाहे वो हल्का सिरदर्द हो या कोई स्किन रैश या कोई गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम, उसे एडवर्स इवेंट यानी AE कहा जाता है। कुछ भी अनचाहा? हाँ, कुछ भी, चाहे वो दवा से जुड़ा हो या ना हो, ये जरूरी नहीं। हाँ। मान लीजिए ट्रायल के दौरान किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक एडवर्स इवेंट है। इसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। अच्छा, और ADR? अगर जांच करने पर यह लगता है कि वो एडवर्स इवेंट सीधे तौर पर दी जा रही दवा की वजह से हुआ है, तब उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR कहते हैं। ओके, AE मतलब कुछ भी अनचाहा, ADR मतलब दवा से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। इन सभी घटनाओं को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया जाता है। उनकी सिवेरिटी देखी जाती है, क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, क्या वो जानलेवा है, क्या उसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गंभीर एडवर्स इवेंट्स, सीरियस एडवर्स इवेंट्स या SEEs को तुरंत रेगुलेटरी अथॉरिटीज और एथिक्स कमिटी को रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए हर ट्रायल की एक विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन योजना भी होती है। और गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका क्या? हाँ, वो भी सुरक्षा और नैतिकता का एक बहुत अहम हिस्सा है। ट्रायल में भाग लेने वाले व्यक्ति की पहचान और उसकी सारी मेडिकल जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। डेटा को इस तरह से हैंडल किया जाता है कि व्यक्ति की पहचान उजागर ना हो। ठीक है, ये सब नियम और प्रक्रियाएं आज है, पर क्या हमेशा से ऐसा था? क्या इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इन नैतिक नियमों को इतना सख्त बनाने पे मजबूर किया? हाँ, दुर्भाग्य से इतिहास में कुछ बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, और यहीं पर यह जानना वाकई जरूरी हो जाता है कि हम आज इतने सावधान क्यों हैं। जैसे कि? एक बहुत बड़ा उदाहरण है थैलिडोमाइड त्रासदी। थैलिडोमाइड, हाँ मैंने सुना है। हाँ, 1950s और 60s के दशक में ये दवा गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस के लिए दी गई थी, लेकिन इसके भयानक नतीजे हुए। हजारों बच्चे गंभीर शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा हुए, खासकर हाथ पैरों की। है भगवान! उस समय दवा की टेस्टिंग के नियम इतने कड़े नहीं थे। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया में दवा सुरक्षा कानूनों को बहुत मजबूत बनाने पर मजबूर किया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी डॉक्टरों द्वारा यातना शिविरों में कैदियों पर किए गए अमानवीय प्रयोग, हाँ, बिना सहमति के लोगों पर भयानक प्रयोग किए गए। युद्ध के बाद जब नुरेम्बर्ग में मुकदमे चले तो वहीं से नुरेम्बर्ग कोड निकला, जो मेडिकल रिसर्च में नैतिकता का पहला अंतर्राष्ट्रीय कोड माना जाता है। इसने सूचित सहमति के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया।
और एक टस्कीगी स्टडी का भी जिक्र आता है शायद। हाँ, टस्की की सिफिलिस स्टडी ये अमेरिका में हुई थी। 1932 से 1972 तक चली। 40 साल? हाँ, इसमें गरीब अश्वेत पुरुषों को जिन्हें सिफिलिस था उन्हें बताया गया कि उन्हें बुरे खून का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जबकि असल में उन्हें कोई इलाज नहीं दिया गया, पेनिसिलिन उपलब्ध होने के बावजूद। क्यों? ताकि वैज्ञानिक ये देख सकें कि अगर सिफिलिस का इलाज न किया जाए तो बीमारी शरीर पर क्या असर डालती है। ये सरासर धोखा था और नैतिक रूप से भयानक था। ये तो विश्वास करना मुश्किल है। बिल्कुल। जब ये बात सामने आई तो बहुत हंगामा हुआ और इसी के बाद अमेरिका में बेलमोंट रिपोर्ट आई। बेलमोंट रिपोर्ट? हाँ, इस रिपोर्ट ने इंसानों पर होने वाले किसी भी रिसर्च के लिए 3 बुनियादी नैतिक सिद्धांत स्थापित किए। कौन से? पहला, व्यक्तियों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। इसमें 2 बातें हैं। एक तो लोगों को स्वायत्त मानना, यानी उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने देना जो सूचित सहमति से जुड़ा है, और दूसरा, जिनकी स्वायत्तता कम है जैसे बच्चे या कैदी, उनकी विशेष सुरक्षा करना। ठीक है। दूसरा? दूसरा है उपकार, बेनिफिशंस। इसका मतलब है नुकसान मत पहुंचाओ और फायदे को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। मतलब रिसर्च के जोखिम कम से कम हो और संभावित लाभ उनसे ज्यादा हों। और तीसरा? तीसरा है न्याय, जस्टिस। इसका मतलब है कि रिसर्च के फायदे और बोझ का समाज में सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। ऐसा न हो कि रिसर्च का जोखिम कोई एक कमजोर समूह उठाए और फायदा किसी और को मिले। सम्मान, उपकार और न्याय। हाँ, ये 3 सिद्धांत आज भी दुनिया भर में रिसर्च एथिक्स का आधार हैं। इन्हीं पर ICH GCP गाइडलाइंस और हमारे ICMR के दिशा निर्देश भी आधारित हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इतिहास की गलतियां दोहराई न जाएं और प्रतिभागियों का कल्याण हमेशा सबसे ऊपर रहे। ये जानना बहुत जरूरी था। अब अगर कोई व्यक्ति किसी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहा है तो उसे क्या पता होना चाहिए? क्या इसमें कोई फायदे हैं या सिर्फ जोखिम ही है? नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला होता है। फायदे क्या हो सकते हैं? फायदे ये हो सकते हैं कि आपको एक नई संभावित रूप से बेहतर दवा या इलाज तक जल्दी पहुंच मिल सकती है जो शायद अभी बाजार में नहीं आई है। आपको विशेषज्ञों की टीम द्वारा बहुत बारीकी से मेडिकल निगरानी मिलती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। और हाँ, आप चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं जिससे भविष्य में दूसरों को मदद मिल सकती है। ये भी एक बड़ा संतोष है। और जोखिम, नुकसान क्या हो सकते हैं? जोखिम भी हैं, बिल्कुल। हो सकता है जिस नई दवा का ट्रायल चल रहा है वो उम्मीद के मुताबिक काम ना करे। अच्छा। या उसके कुछ अनजाने अप्रत्याशित साइड इफेक्ट्स हों जो तकलीफ दे या गंभीर भी हो सकते हों। ये भी हो सकता है कि आपको रैंडमाइजेशन में प्लासीबो वाले ग्रुप में डाल दिया जाए, मतलब आपको असली दवा मिले ही नहीं। हाँ, ये भी तो हो सकता है। और ट्रायल में भाग लेने में समय भी लगता है। आपको बार बार क्लिनिक जाना पड़ सकता है, कई टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल पैदा कर सकता है। तो फैसला लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए सूचित सहमति की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है। लोगों को सारे फायदे, सारे जोखिम, सारे विकल्प अच्छी तरह समझने चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपने परिवार से सलाह लेनी चाहिए और रिसर्च टीम से जितने चाहें उतने सवाल पूछने चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए IRB/EC प्रोटोकॉल और सेफ्टी मॉनिटरिंग जैसे कई स्तरों पर इंतजाम किए गए हैं। क्या इसमें भाग लेने के लिए कोई पैसे मिलते हैं या कोई खर्चा आता है? आमतौर पर क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अच्छा। बल्कि ट्रायल से जुड़े टेस्ट और दवाएं अक्सर मुफ्त होती हैं। कई बार आने जाने में जो खर्च होता है या जो समय लगता है उसके लिए कुछ मुआवजा, रीइंबर्समेंट या कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। लेकिन ये ट्रायल दर ट्रायल अलग अलग होता है। सीधे पेमेंट इस तरह नहीं दी जाती कि लोग सिर्फ पैसे के लालच में आकर कोई जोखिम उठा लें। ठीक है। और ट्रायल खत्म होने के बाद भी क्या संपर्क रखना जरूरी होता है? फॉलोअप क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, फॉलोअप बहुत जरूरी हो सकता है। कई बार इलाज का कोर्स पूरा होने के बाद भी रिसर्च टीम प्रतिभागियों के संपर्क में रहती है। क्यों? ताकि दवा के लंबे समय के असर का पता चल सके। क्या असर बना रहता है? क्या कोई देर से दिखने वाले साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? ये जानकारी बहुत कीमती होती है, खासकर फेज 4 स्टडीज के लिए। और अगर कोई बीच में संपर्क तोड़ दे तो? उसे लॉस्ट टू फॉलो अप कहते हैं। अगर ऐसा ज्यादा लोगों के साथ हो तो ट्रायल के नतीजों की विश्वसनीयता कम हो सकती है क्योंकि हमें पूरी तस्वीर नहीं मिल पाती। इसीलिए कोशिश की जाती है कि लोग फॉलो अप में बने रहें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है अगर हम पूरी तस्वीर देखें? हाँ, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि एक नई दवा या इलाज को लैब से लेकर हम तक पहुंचाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल, बहुत ही सावधानी से रेगुलेट की जाने वाली और कई परतों वाली प्रक्रिया है। सही कहा आपने।
ये मेडिकल तरक्की के लिए नई उम्मीदें जगाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक बारीकी और कठोरता के साथ-साथ नैतिक जिम्मेदारी और इंसानों की सुरक्षा का एक गहरा संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सार बता दिया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। क्या सवाल? सवाल ये कि हम सब चाहते हैं कि नई और बेहतर दवाएं जल्दी से जल्दी आएं, ताकि बीमारों का भला हो, जानें बच सकें, मेडिकल इनोवेशन की रफ्तार तेज हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमें हर कीमत पर, हर हाल में लोगों की सुरक्षा, उनके अधिकार और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है, खासकर जो सबक हमने इतिहास से सीखे हैं उन्हें देखते हुए। तो सवाल ये उठता है कि इस जरूरत यानी इनोवेशन की रफ्तार और इस जिम्मेदारी यानी सुरक्षा और नैतिकता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक लगातार चलने वाली बहस है, एक चुनौती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर हम सबको, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, रेगुलेटर्स को, नीति बनाने वालों को और समाज को भी लगातार सोचने और काम करते रहने की जरूरत है।